नाउ क्या होगा यदि रेसिस्टर पैरेलल में है तो, इफ रेसिस्टर आर इन पैरेलल, यदि पैरेलल में रेसिस्टर हो तो क्या हो सकता है, कैसे हम उसे डील करेंगे उसको देखते हैं। तो उसके लिए भी एक कंसीडर करते हैं। सिंपल सपोज करो कि एक रेसिस्टेंस है, दो रेसिस्टेंस है, और दो रेसिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, उसके पैरेलल में लगा दिया है। पैरेलल में हमारे पास में एक R1 है, दूसरा R2 है, और इसको किसी एक वोल्टेज सोर्स से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। वोल्टेज सोर्स से हमने उसे क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने करंट लगा दिया आई जो है ये वोल्टेज सोर्स इसको प्रोवाइड कर रही है। तो हम इसका एक इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, हम इसका एक इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट ये क्या होगा कि यदि सेम वोल्टेज सोर्स से इसको जोड़ा जाए, सिमिलर टू सीरीज सर्किट वी से, तो वही करंट आई फ्लो हो। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इस केस में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि यदि V है और यदि हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसके क्रॉस में V1 है और इसके क्रॉस में यदि V2 है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू KVL V1 बराबर V2 बराबर V हो जाएगा। इसको आप एक इक्वेशन मान सकते हो। ये क्या है, एक KVL इक्वेशन है। KVL इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें करंट जो होगी वो डिफरेंट करंट फ्लो होगी। जैसे इधर है, इधर जो करंट फ्लो होगी विल बी I1 एंड इट विल बी I2, और डेफिनेटली KCL ये कहेगा, यहाँ पे यदि आप KCL लगा दोगे तो KCL ये कहेगा कि जो I होना चाहिए वो I1 प्लस I2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो I है ये I1 प्लस I2 के बराबर है, तो हम इसी KCL इक्वेशन को लिखते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब फ्रॉम फर्स्ट फिगर आप लिखो, I1 को क्या लिख सकते हो, I1 को लिख सकते हो V1 बाई R1, I2 को क्या लिख सकते हो V2 बाई R2। ठीक है, ये I हो जाएगा। तो ये हमने फिगर फर्स्ट से लिख दिया। ठीक है, इसको हमने फिगर फर्स्ट से लिख दिया, एंड दिस इज़ योर फिगर फर्स्ट, और ये फिगर सेकंड है। तो इसके अनुसार से यदि हम I लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट, जो हमें एक्चुअल में अभी निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों सर्किट ये हमने क्या लिख दिया, फिगर सेकंड से लिख दिया। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको फिगर सेकंड से कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि ये V1 भी V है और ये V2 भी V है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इजक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, ये हमें मिला क्या चीज़, इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसका मतलब हम इस रेजिस्टेंस को यदि हमें लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको यदि इसको हम चाहे इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 R1 बाई R1 प्लस R2। ये सिर्फ दो रेसिस्टेंस के लिए वैलिड है, अदरवाइज आप इस अप्रोच को नहीं फॉलो करोगे। ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपको यही फार्मूला ज़्यादा सूटेबल है। इसको दूसरे टर्म्स में और क्या लिखा जा सकता है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट G इक्विवेलेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। 1 बाई रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कह सकते हैं। तो G इक्विवेलेंट बराबर G1 प्लस G2, जहाँ पे ये क्या है, कंडक्टेंस है। G1 G2 क्या है, कंडक्टेंस है, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस हमारे पास में आ गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको भी यदि आपसे कोई जनरलाइज फॉर्मेट में पूछता है कि जनरलाइज कंडीशन में यदि हमारे पास में बहुत सारे रेसिस्टर इन जनरल पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन जनरल पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इन जनरल और पैरेलल में जुड़ने का मतलब हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस में क्या है, वोल्टेज सेम है। ठीक है, V सेम है, देखो V1 बाई V2। तो ऐसे यदि बहुत सारे रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा, ऐसे करके यदि हमारे पास में n रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, n रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, लेट्स से R1 R2 से Rn, और ये दो टर्मिनल है जिसके क्रॉस में हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इसके क्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या चीज़ फॉलो करोगे,
आर इक्विवेलेंट को लिखोगे कि ये 1/g इक्विवेलेंट होगा। और आप इससे क्या निकाल सकते हैं, g इक्विवेलेंट इज नथिंग बट g1 प्लस g2, मतलब ये आप फॉलो करेंगे, ठीक है, अप टू gn। मतलब कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में उसके कंडक्टेंस एडअप हो जाते हैं, ठीक है। और यही चीज़ इसको हम दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे करके 1/rn तक आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जनरलाइज तरीके से आप इसको क्या करोगे, ऐसे लिखोगे कि यदि पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास में एक रिलेशन, एक सर्किट डेवलप होता है, एक सर्किट हम पढ़ते हैं जिसे करंट डिवाइडर कहते हैं। जैसे वोल्टेज डिवाइडर था, वो वोल्टेज को, नेट वोल्टेज को डिवाइड करता था, वैसे ही एक करंट डिवाइडर होगा, ठीक है। तो जैसे, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे करंट डिवाइडर, करंट डिवाइडर सर्किट आपका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे वोल्टेज डिवाइडर था। तो जैसे आप सपोज करो कि आपके पास में 2 रेसिस्टेंस है, पहले हम 2 ही रेसिस्टेंस लेके चलते हैं, 2 रेसिस्टेंस है ऐसे, और इसमें आपने यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा दिया, क्योंकि करंट हमें डिवाइड होना है तो इसलिए हमने करंट सोर्स लगा दिया I, ठीक है। और इसमें दोनों में करंट फ्लो हो रही है, इसमें I1 और इसमें हम मान लेते हैं कि करंट फ्लो I2 हो रही है, और ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, और ये दोनों हमें निकालना है, ठीक है। तो एक तो बहुत आसान सा इसमें तरीका ये होगा कि हम इसमें I1 और I2 निकालना है, तो सेम तरीके से देखो कि दोनों के क्रॉस में जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज सेम, मीन्स ये प्लस और ये माइनस, इस V को देखेंगे तो R1 के क्रॉस में और R2 के क्रॉस में सेम होता है, और जो V होता है वो I टाइम्स ऑफ R है। तो जब V सेम है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ऐसे ही मिल गया कि दिस I1 इज़ टू I2 इज़ नथिंग बट 1/R1 इज़ टू 1/R2। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। और यदि हम KCL को देखें, और इस नोट पे KCL लगाने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली जो I1 प्लस I2 होगा वो कैपिटल I के बराबर हो जाएगा। मीन्स हमारे पास में इसका अलजेब्रिक समेशन I1 प्लस I2 I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास में है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कैपिटल I, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अभी मैंने सिखाया। ऐसे इक्वेशन को यदि हमें सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है, और हम कैसे करते हैं, यदि हमें I1 निकालना रहा है, लेट्स से I1 निकालना रहा, तो देखेंगे सबसे पहले I1 कितना रेशियो था उसका, 1/R1, किस में से, टोटल इसमें से 1/R1 प्लस 1/R2 से, और कितना, कौन सा करंट डिवाइड हो रहा है, दिस I इंटू I, ये I1 हो जाएगा। उसी तरह से I2 यदि आपसे पूछता है कि I2 कितना होगा, तो I2 के लिए आप क्या देखोगे, ये 1/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 टाइम्स ऑफ I, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास में ये करंट डिवाइडर नेटवर्क आप समझ में आ गया कि करंट डिवाइडर नेटवर्क ये कैसे काम करती है और क्या होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप इसको जैसे 2 पार्ट के लिए तो आपका बहुत सिंपल है कि इस चीज़ को आप लिख सकते हो R2/R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ I। फॉर 2 रेजिस्टेंस इट्स वेरी सिंपल, इसको लिख सकते हो R1/R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ I। 2 के लिए तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन जब जनरल कंडीशन हो तो डेफिनेटली आप इस इक्वेशन को ऐसा ना करके ऐसे लिखना, G1 प्लस G2 टाइम्स ऑफ I, इसको लिखोगे G2/G1 प्लस G2 टाइम्स ऑफ I, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये अप्रोच आपका ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि वो सेम प्रोपोर्शनल में आ गया। ये कहाँ से आ गया, ये यहीं से आया है ये रिलेशन कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू G से, ठीक है। तो आप ये लगा सकते हो इन जनरल केस में, इन जनरल आप ऐसा लगा सकते हो, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रह जाएगा। क्लियर।
तो इन जनरल एक करंट डिवाइडर सर्किट बनाइए। यदि जनरल करंट डिवाइडर सर्किट आपको बनाना है, जनरल करंट डिवाइडर सर्किट, यदि जनरल करंट डिवाइडर सर्किट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में कई सारे रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, ऐसे कर करके हमारे पास में एक Rn तक, R1 R2 से लेके Rn तक हमारे पास में ये करंट है, और इसमें सभी में करंट जो है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें IN है, ठीक है। और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I, और इसको डिवाइड होना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, एक तो पहला चीज़ हम जानते हैं कि जो I है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू G, और यू कैन से दैट इज़ प्रोपोर्शनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसमें से कोई रिलेशन आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यदि मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि I1 क्या होगा, तो डेफिनेटली आप लिखोगे G1 अपॉन टोटल G1 प्लस G2 से लेके Gn तक, और कौन सा करंट डिवाइड हो रही है, I करंट डिवाइड हो रही है, तो I। सिमिलरली यदि आपसे कोई I2 पूछता है तो I2 के लिए क्या हो जाएगा, G2 अपॉन G1 प्लस ऐसे करते करते Gn टाइम्स ऑफ कितना, I। सिमिलरली आप सो ऑन करते 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 IN भी बता सकते हो कि IN कितना हो जाएगा, Gn अपॉन G1 प्लस अप टू Gn टाइम्स ऑफ I, ठीक है। और यदि आपको ऑब्वियसली G1 यू कैन पुट इट इन अदर वे, G1 इज व्हाट, 1 by R1, G2 is what, 1 by R2, like that you can put it in a resistance terms, ठीक है। तो आप इसको यूज करेंगे जब आपके पास में करंट डिवाइडर सर्किट होगा तो, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस जो रेसिस्टेंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, क्विक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे वेरी फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है कि लेट्स से कि एक करंट सोर्स आपके पास में यहाँ पे है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें ये रेजिस्टेंस R है, ये करंट I है, और आपसे पूछा गया कि ये करंट कितनी होगी, I ये कितनी होगी। सपोज यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। तो कैसे हम इसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, यदि करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है तो डेफिनेटली यदि आप KCL यहाँ पे लगाओगे तो मस्ट बी कि जो यहाँ पे जो इंटर करी है वो करंट I है, तो ये करंट I ही होगी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस इसे I ही होना पड़ेगा, ठीक है। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे I होना ही पड़ेगा। तो ऐसी सिमिलरली आपसे कोई पूछ दिया तो अच्छा चलो बताओ कि V कितना होगा, तो जब I करंट I फ्लो हो रही है तो इसमें R करेंगे तो ये V भी मिल जाएगा, समझ में आया। तो करंट सोर्स अपना काम करेगा, रेजिस्टेंस अपना काम करेगा। ओम्स लॉ के फॉर्मेट में दिस इज ओम्स लॉ, ये वैलिड है, ठीक है। KCL वैलिड है, KVL भी वैलिड रहेगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि आपसे कोई कहा कि नहीं हम वोल्टेज सोर्स लगा दिए एक R के क्रॉस में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में V है और ये R है, और अब आपसे कोई पूछता है करंट कि करंट क्या है, और इवन आपसे पूछता है V क्या है, तो डेफिनेटली ये जो V होगा वो V के बराबर होगा। यू कैनॉट चेंज दिस वन, क्योंकि ये किसके क्रॉस में लगा हुआ है, V के क्रॉस में लगा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, KVL के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो V होगा V के बराबर होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिस्टेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिस्टेंस। अब हम I को यदि देखेंगे तो I हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आप क्या चीज़ लगाओगे, ओम्स लॉ लगाओगे, तो ओम्स लॉ में क्या हो जाएगा, V बाई R के बराबर। तो एक क्या लगाया हमने, ओम्स लॉ को लगा दिया। तो ओम्स लॉ, KCL तो वैलिड है ही कि यहाँ से करंट फ्लो होगी वही यहाँ पे करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये सब चीज़ एक दूसरे में ये कैसे होगा, ठीक है। तो सिंपल आप इसमें ऐसे लिख सकते हो। अब एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अब सपोज करो कि एक आपसे यहाँ पे करंट सोर्स दे दिया है, एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है 1
1 किलो ओम का और ये हमारे पास में 2 मिली एम्पियर का एक करंट सोर्स है। और सपोज़ करो कि इसमें हर चीज़ पूछा जाए, जैसे इसमें करंट कितनी फ़्लो होगी, तो डेफिनेटली ये करंट 2 मिली एम्पियर ही करंट फ़्लो होगी और कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। इसके क्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, तो यदि करंट 2 मिली एम्पियर फ़्लो हो रही है, अब 1 के इसका ये है, तो ये 2 और किलो और मिली एक हो जाएगा, 2 वोल्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। कोई पूछता है कि पावर कंजम्पशन रेजिस्टेंस में कितना हुआ है, तो इसके प्लस में चूँकि करंट एंटर कर रही है तो 2 मिली एम्पियर करंट हो गया और 2 इतना हो गया, तो 4 मिली वाट इसका क्या हो गया, पावर कंजम्पशन हो गया। यदि कोई आपसे पूछता है कि पावर सप्लाई बाय दिस सोर्स, पावर सप्लाई आपसे पूछता है, तो देखो इसने यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यदि वी इसको वी आई कह दें तो वी आई का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, वही होगा जो 2 वोल्ट आया है और ये इसके पॉजिटिव से आउटसाइड में करंट जा रही है, ये केसीएल कह रहा है वही 2 मिली एम्पियर। तो आप इसको कहोगे जो सप्लाई है वो 2 इंटू 2 है, मतलब कि 4 मिली वाट है। इन दो को देखोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल भी आपको दिखेगा और ये सब भी पता चलेगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कि यदि हमारे पास में वोल्टेज सोर्स है तो सभी चीज़ आप कितना पावर सप्लाई है, लेट्स से कि ये 3 वोल्ट है और ये 1 किलो ओम है, तो आपको हर चीज़ निकालना है कि यहाँ पे करंट कितनी होगी, तो 3/1 किलो ओम मतलब कि 3 मिली एम्पियर हो जाएगी। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, तो 3 वोल्ट आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे पावर कितना कंज्यूम हुआ है, तो 3 इंटू 3 मिली मतलब 9 मिली वाट हुआ है। यहाँ से सप्लाई भी उतना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आप क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे, आप बनाओगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक सपोज़ करो कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है और इस 10 वोल्ट में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। और ये है 3 ओम का, ये है 4 ओम का और ये है 2 ओम का और ये है 8 ओम का, ठीक है। और 10 वोल्ट है और हर एक ब्रांच में आपको पूरे करंट, वोल्टेज और ये सारा चीज़ बताना है। तो कैसे अप्रोच करोगे, जैसे इसमें हर ब्रांच में हमें चाहिए करंट आई क्या होगा, ठीक है। तो ये तो दोनों में आई एक ही होगा, ये आपको केसीएल कहेगा, ठीक है। तो उसको I1 सपोज नाम देते हैं, तो इसको I2 कह देते हैं, इसको I3 कह देते हैं। तो हमें सभी I1, I2, I3 चाहिए, सभी के क्रॉस में वोल्टेज चाहिए कि सभी के क्रॉस में यहाँ पे V1 क्या है, यहाँ पे V2 क्या है, यहाँ पे V3 क्या है, यहाँ पे V4 क्या है, वगैरह वगैरह, यदि हमें सभी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। तो इसका बढ़िया अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले आप करंट देखो, करंट वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, ये सब चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे तो जो यहाँ पे ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना इसका पहले कॉम्बिनेशन कर लेंगे। तो पहले हम एलिमेंट कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। एलिमेंट कॉम्बिनेशन मतलब कि हम यदि इस 2 टर्मिनल से देखें, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है ये पहले निकाल लेते हैं। तो हमें सिंपल दिख रहा है कि ये 4 और 2 तो क्या है, सीरीज़ में है, तो हो गया 6 और 3 पैरेलल में। तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया आपका 6 और ये है 3, तो 6 3 पैरेलल में होगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 3/6 प्लस 3 और प्लस ये 8 उसके सीरीज में आ जाएगा, तो 8 सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 + 8 मीन्स 10 ओम R इक्विवेलेंट हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ से एक चीज़ डेफिनेट हो गया कि जो I3 होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट/10 ओम मीन्स 1 एम्पियर। एंड नाउ से this is I3 is going to divide into I1 and I2। तो अब सिंपल है, यहाँ पे पहले उसके बाद हम क्या लगा देंगे, एक एलिमेंट कॉम्बिनेशन लगा दिया, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, एक R इक्विवेलेंट निकाल के और हमने I3 सीधे निकाल दिया, वो है V/R इक्वल। थर्ड में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं करंट डिवीजन। क्यों, क्योंकि I3 I1 और I2 में जा रहा है। तो अब देखो I3 जब बटेगी I1 में, तो यदि आपको I1 लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन्वर्स रेशो में, तो 3/3 + 6 टाइम्स ऑफ कितना करंट I3 1 एम्पियर
मीन्स कितना हो जाएगा 3/9 इंटू 1/3 एम्पियर। नाउ I2 के लिए होगा तो कितना हो जाएगा 6/6 + 3 इंटू 1 एम्पियर, कितना हो जाएगा 6/9 इंटू 1, ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर, लाइक दैट। ठीक है, अब वोल्टेज ओम्स लॉ से बना लो, उसके बाद आप क्या अप्लाई कर दोगे, ओम्स लॉ। ठीक है, और ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ हर एक उसमें जाके, जैसे यहाँ पे V1 लिखना है तो डेफिनेटली I1 टाइम्स ऑफ 4 होगा, और I1 हमारे पास में 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा 4/3 वोल्ट। उसी तरह से आपको यदि इसमें V2 लिखना है तो I1 टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा, V3 लिखना है I2 टाइम्स ऑफ 3 हो जाएगा, V4 लिखना है I3 टाइम्स ऑफ 8 हो जाएगा। इस तरह से आप सब चीज़ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस अज्यूम वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि अब इस एग्जांपल में आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट क्या होगा डिफरेंट सिचुएशन में। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि इसमें 2 रेसिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ दिया है, 2 रेसिस्टेंस को हमने सीरीज़ में जोड़ दिया है, 3 रेसिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ दिया है। ठीक है, हमने एक रेसिस्टेंस को इस तरह से कॉम्बिनेशन बना दिया, फिर हमने इस तरह से कॉम्बिनेशन बना दिया, और हर रेजिस्टेंस आपके पास में यदि R का है, हर रेजिस्टेंस यदि R का है तो इसमें बताना है इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल। ये R है तो आपको R इक्विवेलेंट बताना है। देखो क्या है, R और R दो यदि आपके पास में पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इसका यदि R इक्विवेलेंट आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो पैरेलल में है तो कैसे लिखोगे R × R/R + R मीन्स R/2। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो दोनों सीरीज़ में जुड़ जाएगा तो ऑब्वियसली 2R हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यदि एक्सटेंड करते हो आप तो इन तीनों को पैरेलल में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा R/3। यहाँ पे इन दोनों को यदि सीरीज़ में जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 2R और ये R, तो 2R और R इसके किस में हो गया पैरेलल में हो गया, तो /3R, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3R। यहाँ पे R और ये दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो पहले इसका क्या हो जाएगा R/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा R + R/2 मतलब कि 3R/2। यदि इसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा सीरीज़ में हो गया ये 3R हो गया। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस हम करेंगे बाद में। ठीक है, थैंक यू।